हमारे देश में हर साल लाखों युवा सीए बनने का सपना अपनी आंखों में संजोते हैं, लेकिन बहुत कम प्रतिशत में वो युवा है जो अपने इस सपने को साकार कर पाते हैं। और ये उपलब्धि जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के रहने वाले अनिरुद्ध गर्ग जी ने अपने नाम की है और न केवल सीए की परीक्षा पास की है बल्कि ऑल इंडिया सेकंड रैंक भी हासिल किया है, जो अपने आप में एक बेहद गौरवशाली बात है। अनिरुद्ध जी आज हमारे साथ है। 23 साल इनकी उम्र है और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। बहुत बड़ी उपलब्धि न केवल जिला सिरमौर के लिए, मैं कहूंगी हिमाचल प्रदेश के लिए है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका ये सफर कैसा रहा है, क्या क्या चुनौतियां रही है, किस तरीके से पढ़ाई की, पूरी जर्नी के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। जब रिजल्ट आया, पहला रिएक्शन आपका क्या था और आपने सबसे पहले अपनी फैमिली में किसे बताया, उनका रिएक्शन क्या था? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा उसे बताएं। यूं तो जो ऐसे पल हमारी जिंदगी में आते हैं शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी आप बताएं कैसा रहा। तो वैसे तो सुबह अराउंड 9-10 बजे के अराउंड एक ट्विटर पे ट्वीट आया था कि 11 से 12 बजे के करीब आने वाला है रिजल्ट। उसी समय धड़कनें तेज हो गई। उसी समय हो गया था। एंड सुबह फिर हमारा प्लान भी था लोकल टेम्पल जाने का। तो मैं तो मना कर रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगा, कि मैं गाड़ी में कैसे देखूंगा रिजल्ट अगर जाना पड़ा तो। बट पापा ने बोला कि चलो चलो सब अच्छा होगा। बट वो फिर 11 से 12 हुआ, 12 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, फिर 3 और से 4 टेंशन हुआ। बढ़ गई। एक बारी के लिए तो टेंशन बढ़ रही थी फिर, बट जब 4-5 बज गए तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, अब एटलीस्ट दे दें जो भी दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं। उस टाइम टेंशन खत्म हो गई थी। बट फिर 6 बजे होता पता क्या है, जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो एक बार साइट बंद हो जाती है, खुलनी बंद हो जाती है। तो 6 बजे तक सब रिफ्रेश करके देख रहे हैं कि रिजल्ट आ रहा है। 6 बजे मैंने रिफ्रेश किया और साइट बंद हो गई। तो मेरे को पता लगा क्या कि अब 10 मिनट में मैक्स टू मैक्स रिजल्ट आने वाला है। मैं अपने दोस्तों को मैसेज कर रहा हूँ कि यार साइट जा चुकी है, रिजल्ट आने वाला है। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एक रिफ्रेश में ना साइट ब्लैंक होके वापस लोड हुई और उसमें फिर जनवरी 26 का रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब उस टाइम आपको रियलाइजेशन हिट करती है कि हाँ रिजल्ट आ गया है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं मेरिट लिस्ट देखूंगा कि रैंक आ रहा है या नहीं, बट मैंने सोचा पहले मार्क्स देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मेरिट लिस्ट में जाना है या नहीं। तो मेरे साथ पापा बैठे थे, मम्मी दूसरे रूम में थी, दीदी भी दूसरे रूम में थी, सिर्फ पापा बैठे थे क्योंकि आ ही नहीं रहा था सुबह से। सब वेट करके थक गए थे कि पता नहीं कब आएगा। एक बार तो लगा था कि नहीं आएगा आज। तो उसको मार्क्स को रिफ्रेश किया मैंने कहा 452 स्कोर किया है। मैंने कहा हाँ अच्छा, नंबर अच्छे आए हैं, रैंक पूरी पूरी प्रॉपर आ सकती है। तो मैंने मेरिट लिस्ट खोली, मैंने मेरिट लिस्ट में रोल नंबर डाला, एनआरओ डाला, अपना रिफ्रेश किया। तो उसमें नीचे सबसे एंड वाले कॉलम में लिखा आता है कि आपका रैंक क्या है। मैं ऊपर से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हाँ रैंक तो आ रहा है, इसका मतलब मैंने पढ़ा 2 उसमें। मैं फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि मेरे को लगा ये साइट अभी लोड नहीं हुई है ठीक से, ये या तो सबके 2 दिखा रहा है या कुछ और गलत है। मैंने पापा को बोला कि आप एक बार रिफ्रेश करके देखो। उन्होंने रिफ्रेश किया, फिर 2 आया। फिर मैंने अपने दोस्तों को जो देख रहे थे साथ में उनको बोला कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को ऑनेस्टली विश्वास भी नहीं हो रहा कि आया है, तो तुम करके देखो। तो उन्होंने भी रिफ्रेश करके देखा, उनका भी 2 ही निकल के आ रहा है। फिर 5-10 मिनट्स के अंदर मेरे को प्रेसिडेंट का कॉल आया, आईसीआई प्रेसिडेंट का, कि आई अनिरुद्ध यू हैव सिक्योर्ड AIR-2। तो मेरा तब भी रिएक्शन नहीं था कि आप मेरे से ही बात करना चाहते हैं या किसी और से बात करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन है, नो कि थोड़ा सा रियल लग रहा होगा, असली नहीं लग रहा होगा बिल्कुल भी। तो मतलब कल दिन तक मतलब 24 घंटे बाद तक मेरे को रियलाइजेशन नहीं हुआ था ऑनेस्टली कि मैं AIR-2 आया हूँ। वो तो टीचर्स ने इंटरव्यू लिए, बहुत सारी बधाइयां मिली हैं, तब मेरे को अब जाकर थोड़ा हाँ लग रहा है कि हाँ रैंक मेरा ही आया है, मैं ही अनिरुद्ध गर्ग हूँ जिसकी बात हो रही है। अच्छा, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने मेहनत भी बहुत की होगी और ऐसा कहते हैं कि दुनिया ने मेरी बुलंदी देखी है, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। वो सिर्फ आप जानते हैं आपने कितनी मेहनत की है। इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कौन सा वो मोमेंट था, कब वो पल था कि आपने अपनी आंखों में ये सपना संजोया, आपको लगा कि मुझे भी सीए ही बनना है? कब तय किया? तो मतलब ये तो एनवायरनमेंट बहुत स्टार्टिंग से ही रहा है, जब से मेरे को एक्चुअली में समझ आने लगा है कि हो क्या रहा क्या है। स्कूल टाइम से ही आपने तय कर लिया था? तो माय फादर इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनकी जब भी कन्वर्सेशन होती थी, वो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत लगता था कि यार ये इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, कुछ तो इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। तो उनके ऑफिस जाता था मैं, एंड ऑफिस में क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट सीए साहब कर रहा है, तो मेरे को वो बैठ गया था कि यार सीए साहब तो है, कुछ तो है सीए साहब। तो जैसे 8th 9th में मैंने पापा से समझने की कोशिश करी कि
सीए साहब होता क्या है कि सीए क्या है एग्जैक्टली है क्या। तो पापा ने समझाया मेरे को कि ऐसे ऐसे 3 लेवल के एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, आप चार्टर्ड होल्डर बनते हो, एक प्रोफेशनल डिग्री है ये। तो मेरे को था कि यार ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में और पापा का काम देख के भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी 11th में कॉमर्स लूंगा एंड मैं भी सीए परस्यू करूंगा। तो पापा तो मना क्यों करेंगे, उन्होंने तो हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट किया। पापा ने ये बताया कि ये देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। उन्होंने ये बोला था कि मेहनत देखो बहुत करनी पड़ेगी, तुमको 5 साल ऐसा लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो, बट वो 5 साल के बाद जब तुम सीए बन चुके होगे तब वो मोमेंट तुम्हारे लिए बहुत ऐसी होगी कि तुमने वो 5 साल कहीं यूटिलाइज करे हैं, वो अच्छी चीज के लिए करे हैं किसी। तो मैंने शुरू करा 12th के बाद 3 लेवल्स होते हैं सीए में। सबसे पहले सीए फाउंडेशन होता है, तो वो मेरा 2020 में अटेम्प्ट था बिकॉज मेरा 2020 में स्कूल ओवर हुआ था एंड मैंने स्कूलिंग करी थी चंडीगढ़ से, भवन विद्यालय चंडीगढ़ से। तो वहां पर मेरे 12th में भी नंबर अच्छे आए थे, तो टीचर्स को भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि कुछ बच्चे हैं जो अच्छे नंबर लेके आए वो सीए भी करेंगे, क्योंकि कॉमर्स के बाद आपका फर्स्ट इंस्टांस ये जाता है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है। तो शुरू करा मैंने फाउंडेशन एंड कोविड आ गया तो घर पर ही थे। तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट था कि आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप मैक्स टू मैक्स छत पे चले जाओगे, उससे ज्यादा तो कहीं नहीं जा सकते। बहुत टाइम है बहुत टाइम है आपके पास एंड पेपर्स भी थोड़े 1-2 महीने हो गए, जैसे नवंबर का दिसंबर हो गया था, तो आपको थोड़ा और टाइम मिल जाता है। तो मैंने फाउंडेशन दिया एंड आई थिंक फाउंडेशन में उस टाइम रैंक शायद होते नहीं थे, तो फाउंडेशन में मेरे 312 आए आउट ऑफ 400। फिर सिंस मेरे 12th में अच्छे नंबर थे तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया। हंसराज कॉलेज भी मतलब ऑनलाइन ही हो गया था एक तरीके से, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 60% 70% कॉलेज तो कोविड की वजह से हमारा ऑनलाइन ही गया। फिर 23 में हमारा कॉलेज खत्म होने वाला था, तो मैंने अपने सारे इंटरमीडिएट के लेवल्स मैंने ग्रुप्स दोनों अलग अलग करके दिए थे, बिकॉज मेरे को ये था कि रेगुलर कॉलेज कर रहा हूँ तो मैं दोनों को बैलेंस आउट करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी एक चीज सफर करे। तो ग्रुप्स मैंने दोनों सेपरेटली दिए, ग्रुप्स दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए फाउंडेशन की तरह। 2021 में मैंने ग्रुप 1 दिया था, 22 में मैंने ग्रुप 2 दिया था। फिर 23 में मैंने अपनी आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यूज दिए एंड आई थिंक सेकंड और थर्ड इंटरव्यू था मेरा ईवाई का, तो मेरे को ईवाई गुड़गांव से आ गया ऑफर कि यू कैन ज्वाइन स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ईवाई गुड़गांव ज्वाइन किया फिर मैंने आर्टिकलशिप के लिए। बस फिर वही शुरू हो गया था कि आपको रोज सुबह उठना है, पढ़ना है, नहाना है, खाना है अगर आप खा पा रहे हो खाना, तो फिर आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस से आपको आने का टाइम पता नहीं है, फिर आप ऑफिस से आकर अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर क्लास देख रहे हो, फिर आप सो रहे हो, फिर वो रूटीन चला जा रहा है। सिर्फ वीकेंड पे चेंज होता था कि वीकेंड पे आप 2-4 घंटे ज्यादा लोगे, काम नहीं भी कर रहे हो अगर ऑफिस का, तो आप पढ़ रहे हो या कोशिश कर रहे हो बाहर कहीं जाने की, बट शाम तक आपकी ऐसी हालत हो जाती थी कि आपका कहीं मन नहीं करता था जाने का। आपको ये लगता था हाँ ठीक है यार अब बहुत हो गया, पूरे हफ्ते जा ही रहे हैं बाहर। तो वो कर रहे थे, फिर ऐसे करके 2.5 ईयर्स निकल गए। ऑफिस में मेरा एक्सपीरियंस, मेरी टीम, आई एम लकी कि मेरी टीम बहुत सपोर्टिव थी इस सिचुएशन में कि वो पढ़ाई को कभी सफर नहीं करने देते थे, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बहुत बहुत काम करना पड़ेगा, आपकी रात लग जाएगी, आपका पूरा दिन लग जाएगा। तो वो काम करने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस भी चाहिए, बट साथ के साथ आपको ये भी लगेगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो साथ में कि आपकी पढ़ाई सफर कर रही है। तो वो मेरी टीम ऐसी थी कि वो करते थे सपोर्ट कि अगर आपने आज काम किया है तो आप पूरा क्लाइंट करने के बाद आप छुट्टी ले लो। तो उस वजह से मेरा कभी ऐसा, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई बहुत ज्यादा सफर कर रही है। जब फिर अपना 2.5 ईयर्स खत्म हुआ उसके बाद हमारा स्टडी लीव होता है 6 मंथ्स का सीए फाइनल से पहले। वो किसी भी सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए सबसे क्रूशियल 6 महीने होंगे उनकी जिंदगी के, बिकॉज वो 6 महीने में आपने जो किया वो आपका 5 साल डिसाइड करेगा। कि आपने 6 महीने में अगर सही से पढ़ाई कर ली है, सही से आपका सब कुछ हो गया, तो आप उसी फर्स्ट अटेम्प्ट में, पूरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे। मैंने शुरू करी 6 मंथ्स अपनी पढ़ाई। मेरा शेड्यूल बहुत स्टार्टिंग में उल्ट पटांग था क्योंकि मैं इंटरमीडिएट में भी रात को पढ़ रहा हूँ, घर वाले सुबह 7 बजे। लगा उस रूटीन को सेट करने में? वो रूटीन सेट करने में बिकॉज मैं आर्टिकल से जस्ट अभी आया था कि पूरे दिन आप ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो मेरे को 10-15 डेज लगे थे कि मैं उसको सेट कर सकूं एक उसके लिए। बट मेरा हमेशा से ही रहा है कि मैं रात को पढ़ने वाले में से था। इंटरमीडिएट में भी मैं 7 बजे पढ़ के उठ रहा होता था तो घर वालों को बिगड़ लगता था सो के उठा या सोने जा रहा है। उनको ये नहीं समझ आ रहा होता था कि ये करने क्या वाला है अभी। तो मैं फाइनल्स में भी रात को ही पढ़ता था, बट मेरा कभी ऐसा नहीं रहा कि मेरे को
अगर 10 घंटे 11 घंटे मैंने बोला मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर मेरा टारगेट से पहले हो जाता था तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता था या थोड़ा रेस्ट कर लेता था, बट मैं कोशिश करता था कि 9 घंटे 8-9 घंटे मैं इफेक्टिव पढ़ाई करूं, बिकॉज आप पूरे दिन में 12 घंटे 13 घंटे बैठ सकते हो, बट उसमें से 8-9 घंटे ही होंगे जिसमें आपका सच में आपको दिमाग में कुछ चीज जा रही है। और फाइनल में स्पेसिफिकली कि इतना वास्ट सिलेबस है, आप उसमें एक दिन के बाद भी थक जाते हो थोड़ा सा कि भाई अब एक सब्जेक्ट इससे ज्यादा मैं कैसे पढूं, कहाँ से पढूं। तो वही रखता था मैं अपना सिंपल सा रखता था कि भाई हर दिन उठना है, नहाना है अगर नहा सकते हो, मन करा नहाने का, एंड फिर आपने पढ़ाई शुरू कर ली, अपना पढ़े पूरा दिन, बीच में ब्रेक्स ले ली। मैं ब्रेक्स बहुत लेता था 15-20 मिनट्स की। मैं स्टडी सेशन कितना कभी भी जरूरी है ये बीच में ब्रेक? स्टडी सेशन में कभी भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखता था कोई भी। मैं 1 घंटे का 15 मिनट से 20 मिनट्स की ब्रेक लेता ही था, क्योंकि अगर आप उतना ब्रेक नहीं लोगे ना तो वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा आपके लिए कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक ही जगह पे बैठे हो, तो वो आपको वैसे ही बोरिंग लगने लग जाएगा, मेंटली भी कहीं ना कहीं मेंटली ही बोरिंग लगने जाएगा, क्योंकि मेन चीज ही है कि आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है। अब वो चीज है कि आपको पढ़ना कैसे है, वो तो उस पढ़ना कैसे है के लिए आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा और वो बोरियत हटानी पड़ेगी, क्योंकि एक जगह पर बैठ के पढ़ना, जब आपको पता है कि आपको 6 महीने एक ही जगह पर बैठना है, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही बहुत बोर कर देगा कि आप मेरे को पता है कि मेरे को 6 महीने इसी रूम में बैठना है, यही टेबल होगी, यही चेयर होगी, यही पंखा होगा, यही लाइट होगी। तो वो करने के लिए मैं यही करता था कि 1 घंटा पढ़े, अपने आप को दिमाग में मैंने सेट कर रखा है कि मैंने 10 पेज ये करने हैं या एक चैप्टर ये करना, छोटा चैप्टर है अगर वो, तो वो 10 पेज करे या वो चैप्टर करा, एंड उसके बाद मैं उठ जाता था। अगर लेट से उसमें वो 1 घंटे से थोड़ा सा पहले हो गया तो 1-2 पेज ज्यादा पढ़ लिया, बट 1 घंटे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना एक टाइम पे। चाहे मैं 5 मिनट का ब्रेक लूं, बट मैं ब्रेक लेता था कि एक ब्रेक मैं ले रहा हूँ, वो मेरे को रिफ्रेश करता था, मेरे को ये देता था कि हाँ 1 घंटे के बाद मैं ऐसा नहीं कि बैठा ही हूँ। तो मैं ब्रेक लेता था। और मेरे पास हमारे पास एक पेट डॉग भी है, बीगल। तो मेरी जब ब्रेक होती थी तो उसकी नींद उड़ जाती थी कि ये फिर आएगा, फिर तंग करेगा मेरे को, फिर मेरे को भगाएगा, फिर मेरे खिलौने लेके चला जाएगा, तो वो बहुत तंग होता था मेरी ब्रेक से। और कभी कभार तो वो ऐसा करता था कि मैं जब बैठ के पढ़ रहा होता था तो साथ ही आके बैठ जाता था। तो मुझे लगता है सेमी सी तो वो भी बन चुका होगा मेरे को पढ़ते हुए देख के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो जो बहुत सारे युवा है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सारी परीक्षाओं की, कंसिस्टेंसी बहुत कम लोगों में देखी जाती है। वो 6 महीने 1 साल 2 साल तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद स्किप या ड्रॉप कर देते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है। कितनी जरूरी है किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी, मतलब हर दिन आपका पढ़ना कितना जरूरी है? कंसिस्टेंसी ही, मतलब किसी भी पेपर में हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीएससी ही हो, आपको एक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बर्नआउट सबका आता है कि आपको एक दिन लगेगा कि मैं नहीं पढ़ सकता आज। मेरा भी आता था, मेरा बहुत आता था। आप मैं क्या उस दिन करते थे मैं उस दिन क्या करता था कि अगर मेरा आज बर्नआउट आ रहा है कि मेरे से खुद से नहीं पढ़ा जाता, तो मैं उस दिन कोई रिवीजन लेक्चर लगा लेता था। यूट्यूब पे बहुत टीचर्स हैं, या अपनी फैकल्टी का कोई रिवीजन लेक्चर, कि आप उस दिन को, बर्नआउट को भी आप वेस्ट नहीं कर रहे एक तरीके से, चेंज कर सकते हो, तरीका आप चेंज पढ़ने कर का। सकते हो। बिकॉज सेल्फ स्टडी में आपसे बर्नआउट आ सकता है, बट आप जब लेक्चर देख रहे हो तो आप सुन रहे हो उस चीज को, आपको कहीं से पढ़ना नहीं है, टीचर आपको बता रहा है कि कैसे हो रहा है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा टच छूट गया। सुनने में कई बार इंटरेस्टिंग भी चीजें लगती करेक्ट। है। और आपका टच नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर आपका किसी भी चीज से टच छूट जाता या है, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वो एक दिन का ब्रेक बहुत लंबा खिंच जाता है। और मैं तो उन लोगों में से हूँ कि मैंने अगर एक दिन खराब कर दिया ना अपना, तो मेरे को पता है मेरे अगले 2 दिन खराब होने वाले हैं वापस उस पेस में आने के लिए। तो मैं तो उस दिन रिवीजन लेक्चर देख लेता था कि रिवीजन लेक्चर देख लिया या थोड़ा सा कम पढ़ लिया। ये जैसे मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम सेकंड पेपर होता है फाइनल में, तो वो मेरे को बहुत पसंद था, तो मैं वो थोड़ा सा कर लिया, उठा के कोई भी चैप्टर उठा लिया, कोई भी सम उठा लिया उसका, कुछ भी कर लिया थोड़ा बहुत। तो मैं उस दिन को पूरा वेस्ट नहीं करता था, मैं बस ऐसा करता था कि बर्नआउट हो रहा है तो थोड़ा सा उसको वे चेंज कर दो पढ़ने की अपनी, पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ लो। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे कि आपको लेट्स से कोई चैप्टर है, डायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं जो हमारा इनकम टैक्स का पेपर होता है। इनकम टैक्स की मैंने क्लासेस जैसे भवर सर से ली है, तो मैं भवर सर की कोई भी रिवीजन लेक्चर लगा लेता था, क्योंकि लाइक इनका पढ़ाने का स्टाइल भी ऐसा है कि आपको बोरियत नहीं होगी कभी भी, तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो। और इनकम टैक्स तो एक टॉपिक भी ऐसा है कि आपको किसी को भी इंटरेस्ट आएगा, जो आम नागरिक होगा उसको भी उसमें इंटरेस्ट आएगा कि टैक्स में क्या आ रहा है। तो भंवर सर से मैंने वो लेक्चर लगा लिया, वो देख लिया थोड़ा बहुत, उसके बाद कोई और लेक्चर उठा लिया थोड़ा बहुत। कुछ एमसीक्यूज की बुकलेट होती है ऐसे है कि वो सॉल्व कर ली कि मैं कितना एमसीक्यूज कर पा रहा हूँ, कितना रिटेंशन कर पा रहा हूँ। और रिवॉर्डिंग के लिए लेट्स से मैंने अगर 6 एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करी है अभी, तो मैं थोड़ा सा कोई
लेक्चर के साथ साथ कुछ स्नैक्स खा लूंगा, कुछ ऑर्डर कर लूंगा। बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा बाहर से ऑर्डर मत करें, क्योंकि मेरे अभी पेट बहुत बार खराब हुआ है, तो वो ना करें तो बेटर रहेगा। बट घर से कुछ खा लिया, शायद थोड़ी कमी रहती होगी समय की कमी रहती है, तो आप कुछ ऑर्डर कर लिया या लेट्स से मैगी ही बना लिया आपने घर पे, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, वो देख लिया। तो मैं यूजुअली कुछ रील्स वगैरह नहीं देखता था, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं था मेरा 6 अगला मंथ्स। यही सवाल था। कि सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिव नहीं था, मैं ब्रेक से जाने से पहले छोड़ ही दिया था सोशल मीडिया, मैंने डिलीट कर दिया था इंस्टाग्राम सब कुछ, मैंने दिया भी नहीं खोल के, और मेरे को लगा भी नहीं कभी, क्योंकि मैं लेकिन कभी बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारी मदद होती है सोशल मीडिया से, जैसे कोई कंफ्यूजन है, कुछ देखना है, पढ़ना है, सोशल मीडिया एक अच्छा वो मीडियम है। करेक्ट चीज है। लाइक मैं व्हाट्सएप से नहीं दूर गया था, मेरा छोटा सा 2-3 लोगों का सर्कल भी था जो जिनसे मैं बात करता था, एंड सब क्वालिफाई कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप से दूर नहीं गया था मैं। बट मैं इंस्टाग्राम वगैरह से चला गया था, बिकॉज इंस्टाग्राम वगैरह में ना एक पोर्शन होता है रील्स। रील्स बहुत एडिक्टिव हो जाता है कि आप एक रील का दूसरी देख रहे हो, तीसरी देख रहे हो, आपको लगता है 10 सेकंड की रील ही तो है, टाइम पता नहीं आप 100-200 रील देख लोगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है, और उसके बाद आपका ब्रेन और थक जाता है, क्योंकि वो डोपामिन देगा आपको कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से आपको खुशी हो रही है, बट वो कोई असली में खुशी नहीं है, वो बस एक टेम्पररी खुशी है। तो मैं वो नहीं देखता था। सेम चीज आपकी यूट्यूब पे शॉर्ट्स है, अगर आप वो भी देख रहे हो तो वो भी आपका रील्स की तरह ही आपको डोपामिन देगा, तो वो प्रेफर नहीं करता था मैं लॉन्गर वीडियो लगा ली, कोई भी लॉन्गर वीडियो लगा ली, अगर आप किसी कॉमेडियन को देखते हो, स्टैंड अप कॉमेडियन को भी देखते हो, तो उसकी भी लॉन्गर वीडियो लगा ली, कि एटलीस्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट्स के लिए तो है, क्योंकि आप ब्रेक लोगे, आप 20 मिनट्स का ब्रेक लोगे, आप उसमें अगर 100-150 रील्स देखने वाले हो, या और आप वो भी डिफरेंट 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 क्रिएटर्स की, उससे बेटर आप एक क्रिएटर का एक वीडियो देखो, कि आपका अटेंशन स्पैन वो रहेगा, बिकॉज ब्रेन आपका एक ही तरह वायर्ड है। अगर आप पढ़ाई में उतना टाइम दे रहे हो, तो उतना ही टाइम आप रील्स के भी देने वाले हो। तो अगर आप रील्स बहुत सारी देख रहे हो, तो आपका पढ़ाई करते हुए मन करेगा कि एक पेज में से ज्यादा पढ़ा नहीं जाने वाला, वो आप कर नहीं सकते, बिकॉज आपको एक पेज 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे थर्ड पेपर ऑडिट का, आपका ऑडिट में तो आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, वो तो मेरे को खुद को आइडिया नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा है, तो उसके लिए आपको अटेंशन स्पैन बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी ही की? मैंने ऑडिट को छोड़कर सबकी कोचिंग ली थी। मेरे 6 पेपर्स होते हैं, तो मैंने FR AFM, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की कोचिंग ली थी। IBS तो आपका सारे पेपर्स का मिक्सचर होता है, तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो आप कोचिंग ले रहे हो तो वो कवर हो जाएगा। ऑडिट मैंने बुक्स रेफर करी थी फैकल्टी की, बट मैंने करा खुद था वो। आपके पिताजी भी जिला सिरमौर के जाने माने सीए हैं, बहुत सारा समय, लगभग 30 साल से ज्यादा उन्हें इसी फील्ड में हो गया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो ही आपकी इंस्पिरेशन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि इंस्पिरेशन तो वो ही रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब मैंने CA वर्ड को एसोसिएट किया किसी से, तो वो मेरे पापा ही होंगे। और वो भी एक ऐसे शख्स थे, हमने सुना है कि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट क्वालिफाई करेक्ट किया। करेक्ट। तो वो हमेशा से ये रहा है कि मैं किसी को लुकअप कर रहा हूँ तो वो पापा ही हैं, बिकॉज घर से ही आप किसी को लुकअप करते हो, तो वो आपको कॉन्स्टेंटली एक मोटिवेटर मिल जाता है। मतलब बाहर से मोटिवेशन इतनी नहीं आती जितनी आपको अपने अंदर से आ रही है, बट अगर आपके पास कोई एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही क्लोज है आपके, और वो आपको मोटिवेट कर रहा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब अगर मेरे को बहुत बर्नआउट होता था तो मैं उनको भी बताता था, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, अभी रेस्ट कर ले, बिकॉज वो उस चीज से निकले हैं। और उस टाइम तो मेरे को लगता है जितना रिसोर्सेज हमारे पास है उतना था भी नहीं उनके पास। इसकी बहुत कमी। उनके पास तो फैकल्टी थी भी नहीं, हमारे पास जितनी फैकल्टी उतनी पास तो थी भी नहीं, उनको तो बुक्स मिली हैं, बुक से खुद ही पढ़ना है। तो सिंस वो निकले हैं, तो वो मुझसे तो बेटर ही समझ पाएंगे, और वो बता भी पाते थे कि मेरे को क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो इंस्पिरेशन तो CA में आने के लिए भी वही थे, और मेरे को लगता है जब रिजल्ट आया था तो मेरे से ज्यादा खुश मेरे मम्मी पापा ही थे, और पापा तो इतने खुश थे कि मेरे को लग रहा था कि वो दोबारा CA कर चुके हैं। तो हमेशा ही CA के लिए तो इंस्पिरेशन आई वुड से पापा ही रहेंगे। आज के जो बहुत सारे युवा अभी तैयारी भी कर रहे होंगे, काफी सालों से उनका अटेम्प्ट नहीं क्वालिफाई हो रहा होगा, तो कहाँ कमी रह रही होगी? क्या लगता है आपको, जो कमी या जो गलती कभी आपसे भी हुई होगी, आप क्या सलाह देंगे कि वो गलती ना करें आप? मेरी यही सलाह रहेगी कि जैसे हम रिवीजन करते हैं ना, तो हम उसको ऐसे कर रहे हैं कि हमको रिवीजन निपटानी है, वो वाली मतलब एक चीज नहीं बोझ होनी। उतार रहे हैं। बोझ उतारना है, बोझ नहीं उतारना है। आप जब भी मैं रिवीजन करता था ना, मैं सोच के करता था कि मैं इसके बाद रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, ये आखिरी रिवीजन है, इसके बाद मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा ये बुक। तो मैं उसको ऐसे उठता था कि बस मैंने ये पढ़ लिया, पता नहीं कब पढ़ पाऊंगा मैं, मेरे को नहीं पता, 2 महीने बाद पढ़ भी पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, पेपर पहले हो जाएंगे, 4 दिन पहले कर देंगे पेपर वो। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ता था मैं, और मैं हमेशा इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि मैं पढ़ भी ठीक से रहा हूँ, मैं हर रिवीजन के बाद मॉक देता था।
और मॉक टेस्ट आपका ये है कि आपको साथ के साथ ही पता लग जाएगा कि आप आपने जो कितने पढ़ा काम लिए है, हैं। जितना पढ़ा है वो आपको समझ भी आया है या नहीं। तो आप अगली रिवीजन जब शुरू करने वाले हो तो आपको पता होगा कि ये 4 चैप्टर हैं जो मेरे को समझ से नहीं आए थे ठीक से। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं पहले ही मॉक से कि भाई मेरे इतने नंबर कम आ रहे हैं। वो वो भी सही नहीं है, बिकॉज आपने जब पहला मॉक दिया है तो आपको गलती पता लगी है। क्योंकि अगर आप मॉक नहीं दोगे ना तो वो सारा एक्सपेरिमेंटेशन आपकी फाइनल एग्जाम में होगा, और अगर आप वहां एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो फिर आईसीआई भी एक्सपेरिमेंटेशन करके नंबर ही देने वाला है आपको। तो उससे बेटर है कि आप घर पे कम नंबर ले आओ, बट आप फाइनल में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। अब आने वाले समय में अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं और क्या क्या ड्रीम्स है आपके? मतलब मैं ऑनेस्टली जब सीए शुरू करा था तब एक ड्रीम तो मतलब एक 5 ईयर प्लान तो ये भी था कि पापा की फर्म ज्वाइन करूंगा। बिकॉज अगर कोई भी होगा जिसके पेरेंट में से कोई भी सीए है या घर की फर्म है तो वो नॉर्मल सा थॉट है आपके दिमाग में आता ही है कि आपको पापा की फर्म ज्वाइन करनी है। बट जैसे जैसे मैंने देखा है, आर्टिकलशिप करी है, मेरे को अभी तो ये लग रहा है कि मैं थोड़ा अभी बाहर एक्सप्लोर करूंगा। अभी तो फर्म नहीं ज्वाइन करूंगा, बिकॉज अभी बहुत चीजें जो मैंने देखी भी नहीं है। एंड पापा खुद भी बोलते हैं कि तुम अपने आप एक्सप्लोर करके देखो, वही चीज मत करो जो हम कर रहे हैं, करने वाले हैं। खुद का कुछ बनाओ, खुद का कुछ नया करो। कुछ हो सकता है कि दुनिया में जो फर्म से ज्यादा तुम्हारे को खुश रख पाए। तो उसके लिए तो मैं मोस्ट प्रोबेबली तो जॉब में ही जाने वाला हूँ। अब वो कौन सी जॉब होगी वो मुझे ऑनेस्टली खुद नहीं पता। अभी तो बहुत सारी आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आएंगी बिकॉज रैंक आया है। तो मैं देखूंगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरे को बहुत सूट कर रही हैं, एंड कोशिश करूंगा कि उसमें से बेस्ट चूज कर पाऊं। और अगर उसमें से बेस्ट चूज नहीं भी हो पाती तो आई थिंक मेरे पास अभी टाइम है, इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं कि मैं उसको स्विच कर सकूं, या अपना असली पैशन अगर मेरा कोई जो मेरे को लगता है कि मैं आगे 5 साल 10 साल, जब मैं 20 साल 30 साल बाद थोड़ा हो भी जाऊंगा, बूढ़ा हो भी जाऊंगा, जब मन नहीं कर रहा होगा काम करने का, तो भी मेरा मन होगा कि हाँ मेरे को ऑफिस जाना है। तो 5 साल का एज सच कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं है, आई वुड से। बट ये है कि आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग जो भी लाइफ मेरे को देने वाली है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज और मिलने वाली है इस अपॉर्चुनिटी के बाद। तो दैट्स इट 5 आप साल के सालों लिए से तो। मेहनत कर रहे हैं और जरूर इतने सालों में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होंगे। छोटे छोटे सेक्रीफाइस की बात करूं तो जैसे कोई घर में फंक्शन है आप नहीं जा पाए, दोस्त की शादी है नहीं जा पाए, कुछ और महत्वपूर्ण चीज है वहां नहीं जा पाए। आपने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ समझौते किए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए? तो इसके लिए तो सबसे बड़ा समझौता यही है कि मेरे एल्डर ब्रदर ब्रदर हैं, सबसे एल्डर ब्रदर। हमारे घर की पहली शादी थी एसेंशियली वो, कि हमारे सारे कजन्स में सबसे पहली शादी है। तो वो ही एक शादी थी, मतलब हम पता नहीं कब से प्लान कर रहे थे कि उनकी शादी होगी, वैसे करेंगे, डांस करेंगे, सारे भाई बहन मिलके ऐसे आएंगे, भैया ऐसे आएंगे। तो उनकी शादी ही थी जो सैक्रिफाइस करी थी मैंने। मेरे को मतलब तब भी मम्मी पापा और दीदी गए थे तो वो भेज रहे थे, फोटो भेज रहे थे, तो मैं घर बैठ के सोच रहा था यार कि ये मोमेंट है जो कभी नहीं आएगा। बट फिर मेरे को एक और थर्ड भी आ रहा अपने था। मम्मी पापा के साथ ही रहे या उनसे दूर भी रहना पड़ा आपको? मैं चंडीगढ़ रहा था, मम्मी पापा यहाँ रहे थे, एंड मेरी बहन मेरे साथ रही थी वहां पर। ये मैंने खुद ही बोला था करने को बिकॉज मेरे को बहुत सॉलिट्यूड चाहिए होता है, मेरे को बहुत वो चाहिए होता है कि मैं रूम में क्या, मैं फ्लोर पे भी हूँ किसी पे तो उस पर और कोई ना हो, मैं ही हूँ सिर्फ उस फ्लोर पे, कि बिल्कुल शांति हो। आज की जो यंग जनरेशन है, जो मेरी या आपकी उम्र के लोग हैं, उनका ये माइंडसेट है कि अगर चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वहाँ मौज मस्ती ही होगी, फन सिटी के नाम से वहाँ देखा जाता है। लेकिन आप वहाँ रहे, माहौल भी उसी हिसाब का है, तो अपने आप को आपने कैसे डिसिप्लिन में रखा उस माहौल में भी? मैं तो ऑनेस्टली दोस्तों को बोल दिया था छुट्टियों से पहले कि भाई मेरे को फोन मत करना। जो भी चंडीगढ़ के मेरे दोस्त थे वो मेरे को इतना फोन करते थे, इतना बोलते थे, एक टाइम का तो उन्होंने भी करना छोड़ दिया कि भाई ये तो नहीं आने वाला है। कैसे अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल कर पाए? क्योंकि ये जो स्टेज है ये बहुत अलग है, आप समझ पा रहे होंगे। इसमें पता नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। घर वालों से भी कई बार झूठ बोल देते हैं, लेकिन आप वहां पर भी डिसिप्लिन से रहे हैं, तो कैसे करें अपने मन को इस समय पे काबू? उसके लिए तो देखो सिंपल सी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये एग्जाम्स देने वाले हो तो इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको कैसा फील होना है। अगर आपको ये लगता है कि रिजल्ट के बाद अगर आप सिर्फ पास हो रहे हो एंड सिर्फ कुछ नॉर्मल सा आप पास भी नहीं हो रहे हो तो भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करेगा वो, तो फिर आप उतने डिसिप्लिन कभी नहीं हो पाओगे। मेरे को हमेशा से ये था कि मैं
फाइनल्स में दोनों ग्रुप देने वाला हूँ और फाइनल्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रैंक आए। तो मेरा हमेशा से ही वो चीज थी, मैंने लिख के दीवार पे लगा लिया था कि मेरे को रैंक लानी है। तो कभी मेरे को लगता भी था ना यार घूमने चला जाता हूँ, क्या हो गया, एक दिन की बात है, आधे घंटे की बात है, 4 घंटे का, तो मैं उसको देखता था, मैं कहता था ओके ये चीज है मेरे पास अभी। क्योंकि जनवरी को मेरा पेपर लास्ट हो रहा है, तब मेरे को पता है कि अब खत्म हो गया पेपर। अभी भी अगर कोई सिनेमा 4 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, तो वो 4 किलोमीटर दूर ही है अभी भी, वो कहीं जाने नहीं वाला। अगर अभी कोई पार्क खुला हुआ था तो वो अभी भी खुला हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 6 महीने कहीं गया नहीं तो वो 6 महीने बाद वो जगह ही बंद हो जाएगी। तो वो आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि आपको उस टाइम प्रायोरिटाइज क्या करना है। बिकॉज आप 6 महीने अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लोगे तो आपको लाइफ भर में बहुत चीजों में सिचुएशन आपको खुद प्रायोरिटाइज करेगी, फिर आपको उन चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स जस्ट दैट कि आज कोई भी पेपर दे रहा है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, ब्रेक्स आर नेसेसरी, बट ब्रेक्स कभी भी वेकेशन नहीं बननी चाहिए कि आप पेपर में वेकेशन ही लेने जा रहे हो। तो ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो, तो फिर तो आपको खुद ही कट ऑफ करना पड़ेगा कि अपना फोन दे दो अपने घर वालों को, कुछ भी दे दो। मेरा उतना नहीं था कि मेरे को फोन देना पड़ रहा है, बट अगर आपको लगता है खुद से, तो आपको खुद ही अपने ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। क्योंकि आपने वो 6 महीने में मेहनत कर ली, तो आगे के आपके 10-20 साल उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको जितनी आपको 6 महीने में करनी है। अब मैं चाहूंगी शॉर्टली आप बताएं इस पूरी जर्नी के दौरान सबसे अच्छा मोमेंट आपका, और थोड़ा खट्टा पल भी जहां आपको लगा हो कि ये अच्छा नहीं हुआ, या फिर यहाँ मैं नर्वस हो गया, या मैं डिमोटिवेट हो गया। अच्छा मूवमेंट तो ऑब्वियसली जब वो रिजल्ट आया वही रहेगा, क्योंकि मेरे को लगता मेरी जिंदगी में अब कुछ ऐसा होने वाला है कि वो उस मूवमेंट को टॉप करे। और खराब मूवमेंट ये था कि मैं मॉक्स देता था जब भी अपने, तो एक बार मैंने मॉक दिया था, एंड मैं ऑडिट की ही बात करूं अगर, तो ऑडिट मेरा 6 सब्जेक्ट्स में से ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट था इसमें सबसे ज्यादा डर लगता था मेरे को। बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन इतना नहीं है, आपको सिर्फ सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रटना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो उसमें मैंने एक मॉक दिया था जिसमें मेरे कुछ 40s की रेंज में नंबर आए थे 100 में से। तो मैं मॉक देने के बाद सोच रहा हूँ, एंड वो शायद फर्स्ट मॉक ही था मेरा ऑडिट का। तो मॉक देने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो कैसे होगा, अब मैं कैसे लिखने वाला हूँ, मैं सीवी बनूंगा नहीं बनूंगा। बिल्कुल 40 नंबर आ रहे हैं, पास हो रहा हूँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट एज पे हूँ मैं, कैसे होने वाला है। फिर मैं अपने दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, एंड मेरे दो दोस्त थे जो हमेशा साथ रहे। उद्देश्य का भी AIR आया है, AIR 36 आया है, एंड हिमांशी, दोनों का CA क्वालिफाई हो गया। तो मैं दोनों को कॉल करके कह रहा हूँ भाई मैं नहीं कर सकता ये पेपर, ये तो मेरे से नहीं होने वाले हैं, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये ऑडिट तो नहीं होने वाला है। तो उस टाइम वो दोनों मेरे को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक मॉक में हुआ है, तू इसके ऊपर ध्यान दे थोड़ा। तो उस दिन तो मैं रो रहा हूँ वो भी कॉल आपके करके। मोटिवेट थे कहीं ना कहीं। दोस्त होते हैं, आप एक सर्कल बनाकर रखो, बिकॉज अगर आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओगे ना दुनिया कई से। बार आपको भी तय करना होता है कि आपने दोस्त बनाने कैसे हैं। हाँ, मेरे तो दोनों दोस्त मतलब CA ही कर रहे थे, सेम अटेम्प्ट था दोनों का, दोनों ब्रिलियंट कई बार हैं। दोस्त ले डूबा भी जाते हैं कई लोगों को। करेक्ट, दोनों ब्रिलियंट हैं, दोनों ने मतलब पढ़ाई करके क्वालिफाई किया। तो वो तो मेरे को, मैं लकी हूँ कि वो दोस्त मिले हैं। तो मैं तो हमेशा ही मतलब उनको कॉल कर देता था कि रात को भी मेरे को कभी लग रहा है तो मैं दोनों में से किसी को भी कॉल करके बोल दूंगा कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि वो सेम बोट में है, वो भी सेम पेपर देने वाले हैं, उनको भी सेम उतना ही डर लग रहा है। तो वो बेटर समझ पाएंगे। कभी वो कॉल करते थे, कभी मैं कॉल करता था। तो वो ऑडिट का मॉक के बाद मैं दोनों को कॉल करके कह रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। दीदी थी वहां पे घर पे, दीदी को बोल रहा हूँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूंगा, इसमें 40 नंबर आएंगे तो मैं पास कहाँ हो पाऊंगा। तो उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बट फिर आपको खुद को ही आपको मोटिवेट करना पड़ता है। एंड वो इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, जो वो आपका एक्सटर्नली आप मोटिवेट हो सकते हो, बट वो टेम्पररी मोटिवेशन हो सकती है। जब तक दिल और दिमाग से हाँ, नहीं आ जाती, करेक्ट, तब वो तक आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। करेक्ट, तो वो आपको अंदर से मोटिवेशन लानी पड़ेगी कि आपको करना है ये। तो मैं उस मतलब उनसे दोनों से बात करने का, दीदी से बात करने के बाद मेरे को फिर मैं रियलाइजेशन कर रहा हूँ कि यार इवन इफ अगर खराब नंबर आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि मॉक में पता लग गया मेरे को कि मेरी गलतियां मुझे मॉक में पता लग रही हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑडिट को बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया। मतलब मेरे को लगता है टोटल 5 सब्जेक्ट में से ऑडिट में सबसे ज्यादा पढ़ा होगा, और कोई भी CA स्टूडेंट होगा वो रिलेट कर पाएगा कि ऑडिट ही सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। क्योंकि वो सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपको सिर्फ पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप उसमें, और कोई ट्रिक्स नहीं है उसकी। वो सिर्फ पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो उसके बाद वो मोमेंट थी एक जो पूरे 6 महीने में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी
एम्बैरेसिंग मूवमेंट, रात को उठ के भी मेरे को बहुत बार अभी भी वही सपना आता है। मैं अभी क्वालिफाई कर चुका हूँ फिर भी मेरे को सपना आता है, और में 40 नंबर आए थे मेरे। तो दैट वाज वन मूवमेंट जो मेरे को लगता है कि तो हमेशा फेलियर डर कितना रहेगा। जरूरी है? फेलियर बहुत जरूरी है, बट पेपर से पहले, पेपर्स में नहीं। पेपर्स से पहले अगर आप मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं आपके, तो दैट इज नेसेसरी कि आपकी गलतियां आपको पता लग रही हैं। इफ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड तो अच्छी बात है, बट इफ यू आर नॉट, तो डीमोटिवेट इस सेंस में नहीं होना कि मेरे नंबर आने ही नहीं वाले। ऐसे सोचना है कि आप ला सकते हो नंबर, आपको गलती अभी पता लग रही है। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी गलती आपको देख के ना तब समझ आता है कि यार ये गलती अगर मैं सिली मिस्टेक पेपर में कर दी होती तो मेरे को कितना बुरा लगता। तो वो आपको मॉक टेस्ट में अगर पता लग रही है तो उससे बेनिफिशियल चीज क्या है, तो यही है। अनिरुद्ध जी, देखिए हमारे जो यंगस्टर्स है वो पहली बात है कि सीए के एग्जाम के लिए सोच ही नहीं पाते। अगर सोच भी लिया, डिसाइड कर भी लिया, तो रैंक के लिए तो बात छोड़ ही देते हैं कि रैंक भी आ सकता है। तो कैसे अपने आप को तैयार करें कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, चाहे वो कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो गांव से बिलोंग करते हैं। पहला कदम क्या होना चाहिए कि अगर मुझे सीए बनना है? देखिए मतलब इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, यूपीएससी है, जेई है, नीट है, आपका कैट है, इतने सारे एग्जाम्स हैं। सब में कट ऑफ निकलती है एंड ऑलमोस्ट सब में रिजर्वेशन है। सीए एक एक लौता एग्जाम है पूरे इंडिया में जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सीए सबको इक्वली ट्रीट करता है। सीए सबको ये कहता है कि आप, अगर आप कैपेबल हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जहाँ जाओगे। टैलेंट बेस पे जहाँ टैलेंट बेस और पे स्किल सिर्फ। बेस पे जॉब मिलती और मैं ये नहीं कह रहा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो वो आपका खर्चा हो रहा है आपका, लेकिन आपका, मैं समझता हूँ कि फैकल्टीज आपको है। पहला महंगी कदम पड़ती क्या हैं। होना चाहिए अगर किसी को सीए बनना है? किसी को भी सीए बनना है तो उसको एटलीस्ट अपनी 11th-12th में कॉमर्स से होना चाहिए, क्योंकि आपका जो 11th-12th में बेस बनेगा ना वो आपका फाउंडेशन में बहुत हेल्प करेगा। बहुत लोग नहीं करते क्योंकि फाउंडेशन में आप दोबारा वो चीज पढ़ने वाले हो, बट अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी अपना, तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा फाउंडेशन के लिए। एंड स्कूल मेरे हिसाब से 11वीं 12वीं सबको करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम सीधा फाउंडेशन दे दें, वो सही नहीं है, या हम डमी कर लें 11th-12th, वो भी सही नहीं है। क्योंकि स्कूल में जो चीज आपको सीखने को मिल रही है वो आपको फाउंडेशन में नहीं मिलने वाली। फाउंडेशन आप घर बैठ के पढ़ने वाले हो, वो आपको जाकर नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप 11th-12th करो, अपनी फाउंडेशन करो। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको फ्री में क्लासेस देते हैं या फिर क्लासेस बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे देते हैं। अब तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट आ गई, यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही बहुत सारा कुछ। तो आप फाउंडेशन लेवल पे तो आराम से आप अफोर्ड भी कर सकते हो, एंड उसके बाद आप अपनी 12th के बाद फाउंडेशन शुरू करो। ये कोर्स तो इतना, मतलब ठीक है, हर कोर्स की अपनी लेट बैक्स होती हैं, अपनी ड्रॉबैक्स होती हैं, गलत चीजें सीए कोर्स में भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है, बट कोई चीज ऐसी है भी नहीं जो परफेक्ट होती है। वो इम्परफेक्शन ही है कि जो कोर्स को थोड़ा अलग भी बनाती है। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट हर चीज को करने की कोशिश भी कर रहा है ठीक, और कुछ चीजें वो गलत भी कर देते हैं उस ठीक करने के चक्कर में, बट दैट्स पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। तो आपको ऐसे करना चाहिए कि आपको फाउंडेशन आप जैसे ही कर रहे हो, फाउंडेशन अगर आपका क्लियर हो गया, फिर आप इंटरमीडिएट में चीज समझोगे। और इंटरमीडिएट मेरे को लगता है असली स्केल होता है सीए का, बिकॉज आप फाउंडेशन में बेस बना रहे हो अपना। तो इंटरमीडिएट आपको सारे न्यू सब्जेक्ट्स देगा, कॉस्ट देगा, टैक्स देगा, आपको चीजें पता लगेंगी कि हाँ टैक्स भी होता है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग आ रहे हैं, इतनी चीजें आ रही हैं। वो आपको असली में फील देता है कि आप सीए कर रहे हो। बहुत लोगों को फाउंडेशन में से लगेगा मैं तो भाई 11th-12th ही कर रहा हूँ। तो इंटरमीडिएट एक ऐसा जंप है जो आपको देता है, एंड उसको करने में जो फन आएगा, जो थ्रिल आएगा ना आपको, वो कहीं नहीं मिलने वाला। उस थ्रिल को एक बार करने की कोशिश करेगा ना कोई भी कॉमर्स का ग्रेजुएट, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। एंड सीए एक ऐसी डिग्री है कि अगर आप एक बार सीए बन गए ना तो वो आपकी पूरी लाइफ के लिए आपको सीए ही बना देगी। आप सीए साहब ही बन जाते हो फिर एक टेक्निकली, एंड वो ऑनेस्टली आपको एक बेटर पर्सन भी बनाएगी, क्योंकि आप 5 साल डिसिप्लिन से कोई चीज कर रहे हो तो आप पेशेंस, चीज को समझने की शक्ति, बहुत चीजें सीख जाते हो। तो कोई भी कॉमर्स का बच्चा अगर उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है अकाउंटेंसी में, तो उसको एक बार फाउंडेशन तो एटलीस्ट देना चाहिए। इंटरमीडिएट का आप पढ़ के देखो, अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास फाउंडेशन तो एटलीस्ट है ही, आपने कोशिश तो करी थी उस चीज को समझने की। तो आप उसके बाद शायद और चीजें भी जान जाओगे कि हाँ ये भी कर सकते हो, आप एसीसीए कर सकते हो, सीपीए कर सकते हो। तो वो कोर्सेज आप पता लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे सीए, बढ़ेंगे हाँ, आपको exposure क्योंकि मिलता हमारी जाएगा। कंट्री में तो सीए ही है। अब एसीसीए, सीपीए सारे आपके इंटरनेशनल कोर्सेज है कि एसीसीए यूके का हो गया, सीपीए आपकी अलग अलग कंट्रीज के हो गया, अमेरिका एंड ऑल। तो आपको पता तो तभी लगेगा ना जब आप सीए करना शुरू करोगे।
तो वो चीजों को पता लगाने के लिए आपको एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी, एंड वो एक फॉर्म भरना है। अगर आपका एक बार स्टूडेंट आईडी बन जाता है ना, तो वो आपका कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं तो यूज करने ही वाले हो। लोग अटेम्प्ट छोड़ भी देते हैं ना कि हमने 3-4 साल तक सीए नहीं करा, वो भी वापस आते हैं एक बार देने के लिए कि मैं एक बार कोशिश तो करूंगा देने की। तो वो एक ऐसी चीज है जो एक बार शुरू कर दोगे ना, अब तो शायद ही छोड़ी जाएगी। बट अगर आप कर रहे हो वो चीज, तो उसको डेडिकेटेडली करो, एंड एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करो। जिस उम्र में आपने ये कठिन परीक्षा पास की है, उस उम्र में युवा ये भी तय नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है, अपना गोल भी शायद कई बार सेट नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे आप, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, क्या आप अपनी तरफ से मैसेज देंगे? तो ये बहुत नॉर्मल चीज है कि आपको पता नहीं है। मैं ऑनेस्टली लकी था कि बाबा सी है, तो मेरे को पता था कि मेरे को सीए करनी है। बहुत लोगों के घर पे इतना एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, एजुकेटेड होगा भी तो शायद वो करना नहीं चाहते होंगे या उनका मन नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको अगर पता नहीं है ना आपको क्या करना है, तो आप चीजें करके देखो। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि आप ये चीज पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रख सकते हो या किसी और चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट रख सकते हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, 1% भी है, चाहे वो सीए नहीं भी है, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स की चीज भी है, कुछ म्यूजिक में भी है, कोई भी फील्ड भी है, तो उसको एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। आई नो बहुत फैमिलीज की सिचुएशन नहीं होती कि आप अपनी सही वाली ड्रीम्स पूरी कर पाओ, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी बहुत सारी ड्रीम्स होती है, हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे। मेरी तो ड्रीम बहुत पहले तो ये भी थी कि मैं नेवी ऑफिसर बनूंगा। तो वो तो चीजें आपको बचपन में बहुत अच्छी लगेंगी, बट आप जब बड़े हो जाते हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा कि या क्या ये चीज असली में मैं करना चाहता हूँ, ये चीज मैं लॉन्गर टर्म में करना चाहता हूँ। तो उसको वैल्यू करो एंड ट्राई करो। इफ यू आर नॉट क्लियर, ट्राई। अगर आपको एक चीज गलत लगती है ना, तो आपको उसके साथ ये भी दिखने लग जाता है कि यार ये वाली चीज असली हो सकती है, ये वाली चीज करके देखता हूँ। क्योंकि गलत तो तभी लगेगी ना जब आपको सही पता होगा। तो वो चीज आपको करनी चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो ट्राई, कुछ भी करो, बट खाली मत बैठो। एक और मेरा छोटा सा सवाल है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मैं तो ऑनेस्टली, मैंने बताया आपको, जैसे मेरे पास एक, हॉबीज क्या है? मेरे पास एक पेट डॉग है, तो मैं तो अपना सारा स्ट्रेस उसके साथ ही निकालता हूँ ऑनेस्टली। बिकॉज वो, मतलब उसकी शक्ल देख के मैं स्ट्रेस ज्यादा था कई बार। तो होता भी ये था कि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, तो वो मेरे पास ही बैठा होता था, हो जाता था। तो यूजुअली तो यही होता था मेरा स्ट्रेस फ्री रहने का। एंड मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता था तो मैं थोड़ा सा गाना सुन लिया, थोड़ी देर बाहर बैठ गए, कुछ किसी से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली, उनसे बात करके उनको बता दिया कि यार वो स्ट्रेस हो रहा है। फिर वो बोलते हैं हमको स्ट्रेस हो रहा है, फिर मुझे लगा सबको स्ट्रेस हो रहा है तो मैं भी इतना हीरो बन रहा हूँ। अगर सबको ही हो रहा है तो ठीक है ना फिर तो ये कर लिया। एंड स्ट्रेस इज समथिंग कि अगर आपको ऑनेस्टली टेंशन है ना एग्जाम की, आप चाहते हो कि आप क्लियर करो, तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा ना, तो वो कभी बार ना उस चीज का भी स्ट्रेस हो जाता है कि आपको स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा। तो स्ट्रेस तो पार्ट एंड पार्सल है, आप कोई भी चीज करोगे तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा ही आपको। तो उसको आपको बस फ्लो करने देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। बिकॉज कोई भी कोर्स हो, कोई भी पेपर हो, उसमें अगर आप इस चीज को लेकर बैठ जाओगे ना कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो आप उस कोर्स को और सफर करवा रहे हो। तो स्ट्रेस के लिए तो मैं बोलूंगा, किसी को भी स्ट्रेस हो रहा है ना, तो उसको जिस चीज से स्ट्रेस हो रहा है सबसे पहले तो उसको छोड़ दो। अगर और किसी को पढ़ाई से स्ट्रेस है? तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना कि मैं आज छोड़ ही रहा हूँ, हफ्ते भर के लिए छोड़ ही रहा हूँ, पढ़ाई करनी नहीं मेरे को। क्योंकि पढ़ाई से सबको स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस पढ़ाई से ही आता है। क्योंकि आपको बैठ के पढ़ना है, सबसे बड़ा स्ट्रेस ही वो है कि मेरे को एक कमरे में बैठ के पढ़ना है। तो वो चीज तो आपको आएगी ही स्ट्रेस के लिए। तो पढ़ाई से स्ट्रेस ही होगा आपको। पढ़ाई से स्ट्रेस है तो आप खेलने चले गए, दोस्तों से मिल लिए, बस इतना ध्यान रखना है कि वो चीज को आपको नॉर्मल नहीं बनाना है। बहुत बार आपको ना स्ट्रेस हो रहा होगा, बट आपको खुद से अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि आज स्ट्रेस हो भी रहा है तो भी मेरे को पढ़ना है। क्योंकि अगर आप हर बार ये कोशिश करोगे ना कि हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, फिर वो शेड्यूल बन जाता है कि मेरे को स्ट्रेस होता है मैं बाहर चला जाता हूँ, स्ट्रेस होता है बाहर चला जाता हूँ, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो एक दो बारी के लिए ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है ना कि रेगुलर होता जा रहा है, तो आपको पुश करके बोलना पड़ेगा हो रहा है स्ट्रेस, होता रहे, मैं पढ़ूंगा अभी। चाहे अगर मेरे से आज एक पेज ही पढ़ा जाएगा 4 घंटे में, बट मैं पढ़ूंगा एक पेज, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं व्यूअर्स को तो बस इतना ही कहूंगा कि पाउंटा साहिब से आप आते हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि आपने अपने नाम की है, पूरे पाउंटा शहर में भी बहुत खुश है सभी लोग, बहुत ज्यादा आपको बधाई दे रहे हैं सभी। पूरे पाउंटा साहिब का नाम आपने रोशन किया है, उन्हें क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगा कि चाहे आप किसी छोटे टाउन से भी हो, चाहे आप किसी भी टाउन से हो, आप बड़े टाउन से हो, छोटे टाउन से हो,
ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है, बिकॉज कैपेबिलिटी पे किसी की लिमिट नहीं होती। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में कैपेबिलिटी ना हो सकता है कि आपको अकाउंट्स में कैपेबिलिटी ना हो, या किसी एक सब्जेक्ट में कैपेबिलिटी ना हो, बट किसी ना किसी फील्ड में तो ऐसा होगा कि आपकी कैपेबिलिटी होगी। बिल्कुल होती है। तो उसको हार्डनेस करना है बस, कि वो चीज आप देख पाओ, एंड वो आपको तभी पता लगेगी जब आप बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है या क्या चीज आपको करनी है, तो जस्ट ट्राई एनीथिंग, कुछ भी कर लो। अगर आपको लग रहा है ना, एक सेकंड के लिए लग रहा है कि मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, थोड़ा दिन क्रिकेट खेल के देख लो, 4 बार बोल्ड हो जाओगे, पता लग जाएगा कि मेरे को नहीं आता खेलना, भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो कुछ और करने का पता तो लगेगा ना कि ये चीज तो नहीं करनी। दुनिया में चीजें बहुत सारी नहीं है कि आप बहुत चीजें कर पाओगे, एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएंगी। यार मेरे को लगता है 4-5 चीजें करने के बाद तो आपको ऑनेस्टली पता लग भी जाएगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बैठ रहा है। तो सपने देखने चाहिए, सबको देखने चाहिए, एंड प्रैक्टिकली देखने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं इंडिया का फाइटर जेट उड़ा ही रहा हूँ, मैं बैठा ही हूँ फाइटर जेट में। ये देखो कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करोगे, अपनी कंट्री को सर्व करोगे, बट ये मत देखो कि आप फाइटर जेट बना रहे हो, फाइटर जेट उड़ा रहे हो। तो प्रैक्टिकल होके सपने hard देखो। work तो उसके लिए भी हार्ड वर्क करना हर चीज के लिए चाहिए। हार्ड वर्क, आप कोई छोटी चीज भी लग रही है ना, अगर आपको ये लग रहा है कि आप घर का बिजनेस ज्वाइन करने वाले हो, उसमें भी आपको हार्ड वर्क रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप घर के बिजनेस में हार्ड वर्क नहीं करोगे तो बंद हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप हार्ड वर्क आसानी से मिल जाएगा। हाँ आसानी से मिल जाए। मेरे को लगता है 5th-6th क्लास के बाद जब आपका पेन शुरू हो जाता है, आपको स्कूल में पेन लेके जाना है, उस दिन से आपका हार्ड वर्क शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जिस दिन लग गया ना, उस दिन आप समझ जाओ आप पूरी दिन जिंदगी पेन से लिखने वाले हो। तो वो बात है कि जब वो लग गया, हार्ड वर्क शुरू हो गया, एंड उसके बाद करना ही है हार्ड वर्क। उसके बाद आप चाहे आप सेटल इन हो भी जाओगे किसी जॉब में, आपकी शादी शुदी हो जाएगी, आपके बच्चे भी हो जाएंगे, फिर उनके बच्चों की स्कूलिंग आ गई, कुछ भी आ जाएगा, तो आपका हार्ड वर्क कभी नहीं रुकने वाला। तो जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और लाइफ जो है ना, उसको मेरे को लगता है थोड़ा एंजॉय करना चाहिए कि आप किसी चीज का हार्ड वर्क कर रहे हो तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क हार्ड। मतलब बहुत लोगों के पास वो चीज की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती। तो अप्रिशिएट व्हाट यू हैव एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ऑनेस्टली कभी कभार अगर लग रहा है बहुत प्रेशराइजिंग हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड अप्रिशिएट ऑलवेज जो भी है आपके पास, जितना भी है अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ अनिरुद्ध गर्ग जी थे, पांवटा साहिब जिला सिरमौर के रहने वाले हैं। ऑल इंडिया सेकंड रैंक सीए की परीक्षा में इन्होंने पास किया है और पूरे जिला सिरमौर का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जर्नी को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे युवाओं ने ये साक्षात्कार देखा होगा और इनकी बातों का अनुसरण अपने जीवन में भी करेंगे। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डीमोटिवेट हो जाते, तो जरूर इस जर्नी को देखिए और सुनिए। महज 23 साल की उम्र में ऑल इंडिया सेकंड रैंक प्राप्त किया है। तो दर्शकों, आप सभी के बीच में ऐसी हस्तियों को लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।